everyone, welcome to today's session. तो आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं आपका टॉपिक एमसीक्यूज ऑन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सेक्शन था उसमें हमने टीचिंग से रिलेटेड बहुत सारे वहां पे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। इसमें आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, यानी मापन, आकलन और मूल्यांकन से रिलेटेड, जो कि टीचिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो यहाँ पर आज हम थोड़ा सा इसकी थ्योरी को समझेंगे। मैं एक ओवरव्यू दूंगी जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि मापन, आकलन, मूल्यांकन है क्या, इस पर से किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं, फिर उसको हम चेक करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का आपका ये सेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जब बात करेंगे मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन की, तो हमें इन टर्म्स को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले अगर मेजरमेंट को समझोगे, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। मापन का मतलब है किसी चीज को आप क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हो, यानी उसकी एक न्यूमेरिक वैल्यू आप बता सकते हैं। तो इसमें अगर हम टीचिंग लर्निंग के एस्पेक्ट में देखें तो असाइनिंग नंबर और स्कोर्स, जैसे आप क्या लेते थे, आप क्लास में टेस्ट लेते हो, ठीक है, क्लास टेस्ट लेते हो, या फिर जब आप एग्जाम्स लेते हो तो उसमें आप क्या करते हो, आप बच्चों को नंबर्स प्रोवाइड करते हो, स्कोरिंग करते हो उनकी, ठीक है। टेस्ट है तो आपका 20 में से कितने नंबर आए, 18 आए हैं, 15 आए हैं, 13 आए, उसके बेसिस पे आप क्या करते हो, ये मेजरमेंट कर रहे हो आप बच्चों की लर्निंग का। दिस इज कॉल्ड मेजरमेंट, ठीक है। पहले यही चलता था, पहले जो स्कूलों की बात करें तो वहां पर जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था उसमें मापन को ही सही मानते थे और वहां पर पढ़ाया, इसके बाद लास्ट में आपके एग्जाम्स लिए, वहां पर आपको जो स्कोरिंग आती है उसके बेसिस पे आपको पास या फेल जो है वो कहते थे। लेकिन इसके बाद ये समझा गया कि बच्चा जब स्कूल में आ रहा है तो सिर्फ उसके हमें लर्निंग को नहीं देखना है कि जो क्लास में बैठकर वो सीख रहा है, बच्चा तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आ रहा है, तो उसके बहुत सारे और एस्पेक्ट्स भी हैं जिसको हमें एनालाइज करना जरूरी है। और वहीं से कॉन्सेप्ट आपका असेसमेंट का आता है, विच इज कॉल्ड आकलन। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, आकलन कहते हैं। आकलन में हम क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशन और एविडेंस इकट्ठा करते हैं। बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पर जानकारी और एक रिकॉर्ड रखना है, किसका, बच्चे के अलग अलग डोमेन्स में वो बच्चा क्या सीख रहा है थ्रू आउट द ईयर, उसके बारे में। जैसे कि बच्चा डिसिप्लिन में कैसा है, पंक्चुअलिटी में कैसा है, और आपका रूल्स कितने फॉलो करता है, नीट एंड टाइडी बन के स्कूल में आता है या नहीं, फिजिकल एक्टिविटीज में कैसा है, स्पोर्ट्स में कैसा है, कल्चरल एक्टिविटीज में कैसा है, वो कॉम्पिटिशन्स में कितना पार्टिसिपेट करता है, आर्ट एंड ड्राइंग वगैरह में किस तरीके का है, ठीक है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स भी तो इंक्लूड होंगे। सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर रहे हैं, स्टडीज को नहीं देखोगे, आप बच्चा जो भी एक्टिविटीज क्लासरूम में या फिर स्कूल में आकर कर रहा है वो सारी चीजें यहाँ पर एनालाइज की जाएंगी। तो असेसमेंट इज गैदरिंग इंफॉर्मेशन or keeping a record of all the activities which a student is performing in the school, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी डोमेन्स में हम बच्चे को एनालाइज कर सकते हैं, हम उस सबका एक रिकॉर्ड रखते हैं। स्टडीज भी आएंगी इसमें, असेसमेंट जो क्लासरूम असेसमेंट होता है उसमें आपके टेस्ट वगैरह भी इंक्लूड होते हैं, बट ओवरऑल सारे ही डोमेन्स यहाँ पर चेक किए जाएंगे। देन अगर हम क्लासरूम असेसमेंट की बात करें तो क्लासरूम असेसमेंट, जैसा कि मैंने कहा कि असेसमेंट में आप स्टडीज को भी इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, हम इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको पहचानना आना चाहिए व्हाट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। सीखने के लिए आकलन, ठीक है, सीखने का आकलन और सीखने के रूप में आकलन। अब असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि सीखने के लिए आकलन क्या है। देखो, शिक्षक और छात्रों की क्या करते हैं, निगरानी करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। बेसिकली यहाँ पर आपका जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है अभी खत्म नहीं हुआ है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अभी चल रहा है। आप बीच बीच में ये टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं। आपने एक चैप्टर पढ़ाया, उस चैप्टर का आपने टेस्ट ले लिया, ठीक है। अभी ना आपके यूनिट टेस्ट होने वाले हैं, ना टर्मिनल एग्जाम होने वाले हैं, अभी आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही है। आपने बस बच्चे को एक चैप्टर पढ़ाकर उसका टेस्ट लिया और ये जानने की कोशिश की जो कॉन्सेप्ट्स आपने बच्चे को सिखाए हैं वो उसको समझ में आए या नहीं। अगर बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए हैं तो आप उसको फिर से यहाँ पर किसी और तरीके से बता सकते हैं, यानी यहाँ इंप्रूवमेंट का स्कोप है।
आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अगर सही डायरेक्शन पे, सही रास्ते पे नहीं चल रहा तो आप उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके आते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे, जो आपका सीसीई होता है, आप थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, जो सीसीई होता है उसमें आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं, एफए कहते हैं जिन्हें, और समेटिव असेसमेंट होते हैं। समेटिव असेसमेंट होते हैं आपके टर्मिनल एग्जाम, ठीक है, फर्स्ट टर्म या फाइनल आपका एग्जाम जो होता है वो, ठीक है, टुवर्ड्स द एंड जो लिया जाता है। और फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट में बहुत सारी एक्टिविटीज आ जाती है, तो क्लास टेस्ट भी उसी का एक हिस्सा होता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो इसी के अंदर इंक्लूड होता है। कब लिया जाता है? अभी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म नहीं हुआ, बीच बीच में आप बच्चों को टेस्ट कर रहे हैं कि आपकी टीचिंग लर्निंग जो आपने डिजाइन की है वो सही तरीके से चल रही है या नहीं, और उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत तो नहीं है। दिस इज योर असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ? सीखने के लिए आकलन हो रहा है। आप आकलन करके ये देख रहे हैं कि सब चीज ठीक से चल रही है या नहीं। और यहाँ पर एक चीज आप कीवर्ड की तरह लिख लीजिए, तो एक तो यहाँ पर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुआ है, दूसरा यहाँ इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, ठीक है, मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, तीसरी चीज ये एफए या फिर आप कह लीजिए असेसमेंट फॉर लर्निंग टीचर के लिए भी एक फीडबैक का काम करता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो उन्होंने डिजाइन किया है वो सही है या नहीं, अगर जरूरत है तो उसे मॉडिफाई कर ले। तो ये फीडबैक एक पृष्ठ पोषण का काम कर रहा है टीचर के लिए, ठीक है। तो बच्चों की तो मॉनिटरिंग हो ही रही है, टीचर को भी क्या मिल रहा है? फीडबैक मिल रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। व्हाट इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग? यहाँ पर सीखने का आकलन हो रहा है, यानी अब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है आपकी कंप्लीट हो गई, अब फिनिश हो गई है। अब आप ये देख रहे हैं आपने बच्चे को जो जितना भी सिखाया था वो कितना सीखा, उसका आकलन हो रहा है, ठीक है। हाउ वेल ईच स्टूडेंट हैज कंप्लीटेड द लर्निंग टास्क एंड एक्टिविटीज, छात्र ने कितना अच्छे से उन चीजों को सीखा है, उसका टेस्ट हो रहा है। इसमें आपके क्या आ जाएंगे? फाइनल एग्जाम्स, ठीक है, टर्मिनल एग्जाम्स, ये आपके आ जाएंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है असेसमेंट एज लर्निंग। यहां पर सीखने के रूप में आकलन, जब आप आकलन कर रहे हैं उस समय भी आपकी लर्निंग चल रही है। जैसे जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं, उस टॉपिक के बाद आप एमसीक्यूज लगाते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप चेक कर रहे हैं अपनी ही लर्निंग को। असेसमेंट भी हो रहा है कि आपने जो टॉपिक पढ़ा कितना आपको समझ में आया है, क्या आप उसके एमसीक्यूज कर पा रहे हैं नहीं, और एमसीक्यूज करते वक्त भी हमारी लर्निंग हो रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर असेसमेंट एज लर्निंग के कीवर्ड्स के रूप में आप क्या लोगे? इसमें पीयर और सेल्फ असेसमेंट आता है, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल मैंने अभी अभी दिया, टॉपिक पढ़ा, उसके एमसीक्यूज के, दैट इज योर सेल्फ असेसमेंट। पीयर असेसमेंट क्या आ जाएगा? मैंने कोई टॉपिक पढ़ा, उसके क्वेश्चन आंसर याद किए या समझे, उसके बाद मैंने अपने साथी से कहा, फ्रेंड से कहा कि तुम मुझसे इससे क्वेश्चंस पूछो, तो वो क्या है? पीयर असेसमेंट है। यानी कि आपका जो सहपाठी है वो ही आपका आकलन कर रहा है। टीचर का रोल यहाँ मिनिमम होता है, टीचर कर सकती है लेकिन टीचर के रोल को यहाँ पे नहीं लिया जाता। पीयर असेसमेंट और सेल्फ असेसमेंट को ज्यादा माना जाता है असेसमेंट आपका एज लर्निंग में या फिर सीखने के रूप में आकलन में। तो ये तीन आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। अगर ये कीवर्ड्स के हिसाब से चलोगे तो हमेशा क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा किस असेसमेंट की बात हो रही है। अब आते हैं हम इवैल्यूएशन पे। इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन क्या है? देखो, मेजरमेंट जब हमने किया तो हमें क्या मिले? हमें स्कोर्स मिले। मेजरमेंट से हमें क्या मिले? स्कोर्स मिले, ठीक है। और जब हमने असेसमेंट किया था, यानी हमने जब आकलन किया था, तो उससे हमारे पास एक पूरा रिकॉर्ड आया था। इन दोनों के आधार पर टीचर जो है एक फाइनल जजमेंट देती है, ठीक है, एक फाइनल जजमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं? वैल्यू एडेड जजमेंट। दिस इज योर इवैल्यूएशन। जैसे हमारे रिपोर्ट कार्ड्स आते थे, रिपोर्ट कार्ड्स में हमारा जो भी मार्क्स आए हैं, जो भी हमारे ग्रेड्स हमें मिले हैं डिसिप्लिन में, पंक्चुअलिटी में, नीटनेस में, उसके आधार पर लास्ट में टीचर क्या लिखती है? एक रिमार्क लिखती है, कैन डू बेटर, या फिर एक्सीलेंट वर्क, गुड वर्क, ठीक है, या एवरेज। तो वो क्या है? वो इवैल्यूएशन है। द एक्ट ऑफ पासिंग जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सेट स्टैंडर्ड। सेट स्टैंडर्ड्स के आधार पर आपने एक जजमेंट जो पास किया है, दैट इज योर इवैल्यूएशन। किसके आधार पे होता है? उसके लिए इंपॉर्टेंट है आपके मेजरमेंट और असेसमेंट। तो ये है आपका मापन, आकलन और मूल्यांकन का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं सीसीई, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सीसीई के बारे में पता होना चाहिए। देखो, सीसीई आपका जो है एक तरीके का असेसमेंट का प्रोसेस है, आरटीई के तहत जो है ये आपका लाया गया था। और कब आया था? 2009 में आपका आरटीई एक्ट जो है वो आया था। इसके बाद 1 अप्रैल 2010 से जो है आरटीई लागू किया गया था। उसी के तहत जो है सीबीएसई से लेकर आया था 6 to 10 ग्रेड्स के लिए, यानी क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के लिए आपका सीसीई जो है एज एन असेसमेंट यूज किया जाता है। सीसीई में जो एक सी है वो कंटिन्यूअस को बताता है और दूसरा सी आपका कॉम्प्रिहेंसिव है। नाउ कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है?
कंटिन्यूअस का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ाया और पढ़ाने के बाद साल के एंड में आपने एग्जाम लिया जिसके आधार पे आप बता रहे हैं कि बच्चा पास होगा या फेल होगा, उसी क्लास में रह जाएगा। कंटिन्यूअस का मतलब थ्रू आउट द ईयर आप बच्चे को असेस करते रहिए, जो जो एक्टिविटीज वो कर रहा है उस पर आप बच्चे को असेस करिए थ्रू आउट द ईयर, उसका आप आकलन कीजिए। सिर्फ लास्ट में एक एग्जाम लेके आप उसके बेसिस पर, एक टेस्ट लेकर आप उसके बेसिस पर नहीं बता सकते कि बच्चे ने क्या सीखा है क्या नहीं। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है यहाँ पर आपको जो एस्पेक्ट्स हैं वो सारे लेने, यानी कि जैसा मैंने अभी मेजरमेंट और असेसमेंट में बताया था, बच्चे के सभी डोमेन्स को आपको असेस करना है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टडीज को नहीं देखना, बच्चा को करिकुलर एक्टिविटीज में कैसा है, स्पोर्ट्स में कैसा है, पंक्चुअलिटी में कैसा है, कल्चरल एक्टिविटीज में कैसा है, ये सारी चीजें जो हैं आपको एनालाइज करनी है। तो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, बच्चे के विकास के जो क्षेत्र हैं उसके सभी डोमेन्स को आपको यहाँ पर असेस करना है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, यहाँ पर एस्पेक्ट्स कौन कौन से ले लिए, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, इमोशनल यानी अफेक्टिव डोमेन, और फंक्शनल यानी जो भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स वो कर रहा है। इसमें मेरे वही एक्टिविटीज आ जाएंगी जो मैंने अभी आपको बताई, चाहे हम को करिकुलर एक्टिविटीज की बात करें, क्ले मॉडलिंग, आप एक्टिविटीज करवा रहे हैं, डांस करवा रहे हैं, कल्चर प्रोग्राम्स करवा रहे हैं, बच्चा असेंबली में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, इस तरह की चीजें जो है ये यहाँ पे आ जाएंगी। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेटिव और समेटिव। अब हमारा जो सीसीई है उसके तहत आपके असेसमेंट लिए जाते हैं। आपके यहाँ पर 4 एफए होते हैं विच इज नोन एज फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं इसे, जो कि एक सत्र में 4 बार होगा, FA1, FA2, FA3, FA4, और 2 आपके समेटिव असेसमेंट होते हैं जो कि आपके क्या है 3 घंटे की परीक्षा होती है। ठीक है, एफए में आप सब कुछ कर सकते हो, आप ओरल क्वेश्चंस पूछ सकते हो, क्विज करवा सकते हो, कोई एक्टिविटी करवा सकते हो, क्लास टेस्ट ले सकते हो, होमवर्क के बेस पे कर सकते हो, बच्चों को प्रोजेक्ट दे सकते हो। तो ये बहुत सारी चीजें आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट में करवाया जा सकता है। इसका वेटेज जो है ओवरऑल होता है आपका 40%, और जो समेटिव असेसमेंट होते हैं उसका वेटेज होता है आपका 60%। अब होता कैसे है, जैसे आपका जो एकेडमिक ईयर शुरू हुआ उसमें आपका थोड़ा बहुत पढ़ाने के बाद जैसे आपके यूनिट टेस्ट होते हैं ना, ऐसे ही आप क्या लिए जाते हैं, पहले एक FA1 लिया जाएगा, फिर एक FA2 लिया जाएगा, उसके बाद आपका एक समेटिव असेसमेंट 1 लिया जाएगा, इसके बाद क्या होगा, फिर एक FA3 लिया जाएगा, FA4 लिया जाएगा, और उसके बाद आपका समेटिव असेसमेंट 2 लिया जाएगा। जो फाइनल आपका रिजल्ट बनता है उसमें आपके जितने भी FAs है उसका 40% लिया जाता है, और जो समेटिव असेसमेंट है उसका 60% लिया जाता है, और फिर आपकी बनती है एक CGPA यानी क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, जो कि क्या है, एक 9 पॉइंट ग्रेड स्केल है। A1, A2, B1, B2 ऐसे ऐसे करके यहाँ पर 9 पॉइंट ग्रेड स्केल में इसको कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सीसीई को समझना है। ये सीसीई के मेन पॉइंट्स थे। अब हम देखेंगे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट। अब हम जब बच्चे को असेस कर रहे हैं तो असेस किस बेसिस पे करेंगे, हम बच्चों के एक टेस्ट लेते हैं। ठीक है, अब एक अच्छे टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं वो देखेंगे। तो एक अच्छा टेस्ट क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, यानी उस टेस्ट में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि मैं जितनी बार भी इस टेस्ट को कंडक्ट करूं मुझे ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट आए। इसको आप एक मशीन के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अगर एक वेइंग मशीन है, मैं उस पर खड़ी हो रही हूँ और कुछ वेट उसमें आ रहा है, मान लीजिए उसमें 40 kg आ रहा है। ठीक है, अगर मैं थोड़ी देर बाद फिर उस पर खड़ी होती हूँ तो अचानक वो 50 kg दिखा दे, ठीक है, थोड़ी देर बाद ही अगर वो 10-15 मिनट बाद दोबारा खड़ी हुई 50 kg दिखा दे, तो ये मशीन रिलायबल नहीं कहलाएगी, क्योंकि ये अलग अलग टाइप के स्कोर्स दे रही है। ऐसी मशीन को आप सही नहीं कहोगे, रिलायबल नहीं कहोगे, विश्वसनीय नहीं कहोगे। तो मशीन आपकी वही सही होगी जो आप अगर 5-10 मिनट बाद दोबारा उस पर खड़े हो तो आपका वेट जो है वो सेम ही दिखाना चाहिए। ठीक है, 5-10 मिनट में इतना थोड़ा ना कुछ बढ़ घट जाएगा। फिर देखिए वैलिडिटी क्या होती है। वैलिडिटी का मतलब है ये एक ऐसा टूल है कि जिस चीज को मेजर करने के लिए आपका टेस्ट डिजाइन किया है वो उसी चीज को मेजर कर रहा है। वैधता क्या है, सटीकता का मतलब, इसका मतलब क्या है कि आप अगर बच्चे का किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर टेस्ट करना चाह रहे हैं कि उसे कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस वहां पर होने चाहिए, तभी आप उसे वैलिड मानेंगे। जिस चीज को टेस्ट करने के लिए आप उस टेस्ट को यूज कर रहे हैं वही चीज टेस्ट करे हो। ठीक है, देन यहां पर देखेंगे आपका ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी को उद्देश्य नहीं कहेंगे, वस्तुनिष्ठता कहेंगे। वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या है, यहां पर टीचर की बायसनेस जो है वो नहीं आएगी। ऑब्जेक्टिव मतलब जैसे कि आपके MCQs होते हैं, आंसर सही है तो सही है, आपको राइट आंसर के मार्क्स मिलेंगे, गलत है तो गलत है। यहाँ पर टीचर अपने हिसाब से आपके मार्क्स कट नहीं कर सकती। जबकि एसेज वगैरह होते हैं ना, अगर आप कोई निबंध लिखेंगे तो वहां पर टीचर अपने हिसाब से मार्क्स दे सकती है, उनको जैसा पसंद आएगा। लेकिन
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होता। तो जो टेस्ट है वो आपका क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। देन इजी मार्किंग होनी चाहिए, उसका अंकन करना आसान होना चाहिए, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं होना चाहिए। डिफरेंशिएशन का मतलब है एक अच्छा टेस्ट, अच्छे से आपका क्लासरूम में हाई अचीविंग और लो अचीविंग जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में डिफरेंशिएट कर पाए। दैट मीन्स कि जब आप टेस्ट दे रहे हो तो उसमें कुछ क्वेश्चंस इजी होने चाहिए, कुछ क्वेश्चंस हार्ड होने चाहिए, कुछ क्वेश्चंस एवरेज होने चाहिए, एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, तभी कुछ बच्चों के जो है कुछ कम मार्क्स भी आ सकते हैं, कुछ ज्यादा मार्क्स भी आ सकते हैं, हमें एक डिफरेंशिएशन मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने ओवरऑल पूरा का पूरा टेस्ट इतना टफ बना दिया कि कोई भी उसे नहीं कर पा रहा, आपको क्या ही पता चलेगा बच्चे की नॉलेज कहाँ पर और कितनी है। या फिर आपने इतना सिंपल बना दिया कि सभी के मार्क्स अच्छे आए हुए, तब भी आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि क्लास में किसका कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कितनी है। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच जो है आपको आपके टेस्ट में दिखनी चाहिए। और कॉम्प्रिहेंसिवनेस का मतलब है कि ये आपने जो टॉपिक पे से टेस्ट बनाया है, जो उद्देश्य आप चाहते थे कि ये टॉपिक को पढ़ाने के बाद आपके पूरे हो, उनके ऊपर आधारित होना चाहिए। यानी आपका जो टेस्ट है वो फुल्ली कवर करता हो उस टॉपिक को और जो भी आपको सिखाने के जो उद्देश्य आपने निर्धारित किए उनको। ठीक है, तो ये है आपके एक अच्छे परीक्षण, एक अच्छे टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए अब आगे देखेंगे हम टाइप्स ऑफ टेस्ट क्या क्या हो सकते हैं। देखो टाइप्स ऑफ टेस्ट अभी मैं एक और तरीके से कैटेगराइज करवाऊंगी। मैं यहाँ पर एक बेसिक आपको एक कैटेगराइजेशन बता देती हूँ। देखो अचीवमेंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट का मतलब क्या होता है, ये मेजर करेगा कि बच्चे को जो आपने सिखाया है, बच्चा वो कितना सीखा, कितना उसने उस लर्निंग में अचीव किया है, प्राप्त किया है, ये है आपका अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्स लेते हो लास्ट में तो आप ये देख रहे हो ओवरऑल जो आपने साल भर लर्निंग कराई है उसके ऊपर बच्चे ने कितना सीखा, तो अचीवमेंट टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसे हम निदानात्मक परीक्षण कहते हैं, ये बच्चों की स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। निदानात्मक परीक्षण, निदान करना मतलब आप ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हो बच्चे को कहां पर जो है टॉपिक समझ में नहीं आया है, स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, तो ये आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट है। ये आप जैसे कोई भी आपने टॉपिक पढ़ाया उसके बाद आपने एक टेस्ट लिया, आप ये चेक कर रहे हो कि बच्चों को समझ में आया नहीं आया, और जिस जहां जहां समझ में नहीं आया, जो जो बच्चों के वीक पॉइंट्स है उनको आप दोबारा से उसे कवर करोगे, उसे दोबारा अलग तरीके से समझाओगे, और वो कहलाती है आपकी रेमेडियल टीचिंग। क्या कहलाती है, रेमेडियल टीचिंग। ठीक है, फिर है टीचर मेड टेस्ट। टीचर मेड टेस्ट क्या होते हैं, जो टीचर्स बनाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पेपर्स डिजाइन करते हैं, यूनिट टेस्ट के एग्जाम पेपर्स वगैरह जो टीचर्स सेट करते हैं क्वेश्चन पेपर्स, वो क्या होते हैं, टीचर मेड टेस्ट होते हैं। इंडिविजुअल टीचर भी बना सकता है, ग्रुप ऑफ टीचर्स भी उस पेपर को बना सकते हैं। अब स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या होते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट या मानकीकृत परीक्षण जो होते हैं, ये कोई विशेषज्ञ ने बना रखी, जैसे साइकोलॉजी के टेस्ट होते हैं ना, तो मनोवैज्ञानिकों ने बना रखे हैं, कुछ ऐसे विशेष प्रकार से उन्होंने टेस्ट को डिजाइन किया, उसकी स्कोरिंग करना, उसको कैसे एडमिनिस्टर करना है, वो पूरा स्टैंडर्ड यहाँ पर सेट होता है, तो वो होते हैं आपके स्टैंडर्डाइज टेस्ट। नेक्स्ट है आपका स्पीड टेस्ट। देखो स्पीड टेस्ट क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो इजी होते हैं, आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट करने होते हैं एक स्पेसिफाइड टाइम में। ठीक है, तो एक निश्चित समय में आप कितने ज्यादा क्वेश्चंस कर पाए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और पावर टेस्ट क्या होता है, पावर टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है कि आप कितनी डिफिकल्टी लेवल तक के कितने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी आप हल कर पाए। यहाँ आपके क्वेश्चंस छूट सकते हैं, लेकिन ये देखा जा रहा है कि आप कितने डिफिकल्टी के क्वेश्चंस जो है यहाँ पर कर पा रहे हो। फिर एक होता है आपका नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जहां पर आप एक दूसरे को कंपेयर करते हो, यानी कि बेसिकली आप क्या करते हो, क्लास में आपने जो एग्जाम लिया, एग्जाम के बाद आप रिपोर्ट कार्ड बनाते हो, उसमें रैंक्स लिखते हो, रैंक 1 पे कौन है, 2 पे कौन है, 3 पे कौन है, तो वो क्या है, वो एक नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है। आपने अपने बच्चों को क्या करा, कंपेयर किया। लेकिन क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट में, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट में एक निश्चित क्राइटेरिया होता है, आपको बस वो फुलफिल करना है। इससे मतलब नहीं है कि आपके इस व्यक्ति से ज्यादा आए हैं या उससे कम आए हैं, आपने एक निश्चित क्राइटेरिया अगर फुलफिल किया है तो आप उसको क्वालिफाई कर गए। जैसे सीटेट का एग्जाम होता है, आपको 150 में से 90 नंबर लाने होते हैं, तो वो आपका एक फिक्स क्राइटेरिया है। आपको ये नहीं देखना कि आप अगले से ज्यादा लाए हो या किसी से कम लाए हो, आपके 90 आने चाहिए तो आप क्लियर हो। ठीक है, आप सीटेट क्लियर माने जाओगे, तो ये क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट होता है। इसी को आप हिंदी में भी देख सकते हैं, यहाँ लिखे हुए हैं
उपलब्धि परीक्षण जिसे हमने अचीवमेंट टेस्ट कहा, डायग्नोस्टिक टेस्ट निदानात्मक परीक्षण, शिक्षक द्वारा निर्मित टेस्ट यानी टीचर मेड टेस्ट हो गया आपका, मानकीकृत परीक्षण, स्पीड टेस्ट, शक्ति परीक्षण, पावर टेस्ट, फिर आपका क्या है आपका मानक संदर्भित परीक्षण जिसे हम नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कहते हैं, और मानदंड संदर्भित परीक्षण जिसे हम क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट कहते हैं। एक बार हम देखेंगे टूल्स एंड टेक्निक्स। देखो टूल्स एंड टेक्निक्स क्या होती हैं आपकी किसी भी असेसमेंट के लिए या टेस्ट के लिए, दो तरीके की हो सकती हैं। पहली है क्वांटिटेटिव, दूसरी है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब है मात्रात्मक, यहाँ पे आप न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करोगे उस टेस्ट को। क्वालिटेटिव का मतलब है गुणवत्ता वाला, ठीक है, गुणात्मक, यानी इंटरव्यू ले रहे हो, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर अवलोकन किया जा रहा है, क्वेश्चन आया पूछा जा रहा है, रेटिंग स्केल पूछा जा रहा है, इसमें कोई आपको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी जा रही, यहाँ पर जो है अलग तरीके से आपका एनालिसिस हो रहा है, ठीक है, गुणवत्ता वाले मतलब आपको इंटरव्यू लेकर बस उसमें एनालाइज किया जा रहा है आपको, तो यहाँ पर कोई स्कोरिंग नहीं हो रही है। अब हम जो यूज करते हैं मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो क्वांटिटेटिव यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव में अब आप क्या देखते हो, यहाँ पे टेस्ट किस प्रकार के हो सकते हैं, ओरल हो सकता है, रिटन हो सकता है, प्रैक्टिकल हो सकता है, मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है, या प्रायोगिक हो सकता है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे कि आपके डोमेन्स कौन कौन से यहाँ पर टेस्ट होते हैं, कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक, ठीक है, अफेक्टिव यानी कि भावात्मक, और तीसरा है आपका साइकोमोटर यानी कि मनोगत्यात्मक, ठीक है। तो कॉग्निटिव में तो आपकी नॉलेज वगैरह चेक हो रही है, अफेक्टिव में आपकी इमोशंस, वैल्यूज, आपके मॉरल प्रिंसिपल्स चेक हो रहे हैं, साइकोमोटर में आपके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट चेक होंगे। तो ओरल और रिटन से आप कॉग्निटिव डोमेन को चेक करोगे, प्रैक्टिकल से आप साइकोमोटर डोमेन को चेक करोगे, ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब रिटन टेस्ट क्या हो सकता है, देखो रिटन टेस्ट में ऑब्जेक्टिव हो सकता है यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, या फिर सब्जेक्टिव लिखने वाले, ठीक है, जिसमें आप डिटेल में आंसर लिखते हो। ऑब्जेक्टिव में भी आपके दो प्रकार के प्रश्न होते हैं, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। रिकॉल का मतलब होता है याद करना, याद करके किसी चीज का आंसर बताना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्रत्याभिज्ञान में क्या आ जाते हैं, सिंपल रिकॉल में आपके सिंपल रिकॉल्स आ गए, फिलअप्स आ गए, ठीक है, यानी फिल इन द ब्लैंक आपको दे दिया तो आपको आंसर याद करके बताना है वहां पर, ठीक है, या सिंपल वन वर्ड गिव वन वर्ड आंसर दे दिया तो वो आपको याद करके बताना है। लेकिन रिकॉग्निशन में क्या आता है, पहचानने के लिए आते हैं, ठीक है, आंसर्स दिए हैं आपको पहचानना है। जैसे इसमें क्या आ जाएगा, एमसीक्यू, ठीक है, जैसे इसमें क्या आ जाएगा, ट्रू फॉल्स, जैसे इसमें क्या आ जाएगा आपका मैच द फॉलोइंग, ठीक है। अब इसमें आंसर्स तो हैं आपके सामने, आपको सही आंसर पहचानना है। यहाँ पर सही आंसर खुद से सोचकर बताना है रिकॉल में, लेकिन यहाँ पर आपको सही आंसर पहचानना है। सब्जेक्टिव में फिर आपके शॉर्ट आंसर हो सकते हैं, लॉन्ग आंसर हो सकते हैं, एक में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, एक में लॉन्ग आंसर में आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो रहे हैं। साइकोमोटर प्रैक्टिकल में तो फिर आप जैसे एक्सपेरिमेंट्स कराते हो या कोई टास्क परफॉर्म करवाते हो वो आ जाता है। तो ये आपके कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, इसको हमने डिस्कस किया। अब चलिए हम सीधे आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, which type of assessment is used to measure students performance against a set of predetermined criteria or standard। तो पहले से ही आपका एक क्राइटेरिया सेट है, उसके ऊपर आप टेस्ट कर रहे हो स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को। तो वैसे तो आंसर पता ही है आपको, फिर भी देख लेते हैं। फॉर्मेटिव, समेटिव, ऑथेंटिक असेसमेंट, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, एक निश्चित पहले ही क्राइटेरिया सेट है, जैसे मैंने सीटेट एग्जाम का आपको एग्जाम्पल दिया। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ऑनगोइंग और कंटिन्यूअस असेसमेंट। तो ये जो हम कंटिन्यूअस असेसमेंट करते हैं इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, टू कैलकुलेट अ स्टूडेंट्स फाइनल ग्रेड, टू प्रोवाइड फीडबैक टू टीचर्स, टू असेस स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ द स्कूल ईयर, टू ट्रैक एंड सपोर्ट स्टूडेंट लर्निंग ओवर टाइम। देखो जब हम कंटिन्यूअस असेसमेंट कर रहे हैं तो हम बच्चों को एक्चुअली चेक करने की कोशिश करें कि उनका लर्निंग पाथ जो है वो सही चल रहा है या नहीं, हम ये असेस करने की कोशिश करें। तो फाइनल ग्रेड की बात यहाँ नहीं होगी, स्टूडेंट के लास्ट में यहाँ पर स्कूल ईयर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर टीचर से फीडबैक से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रैक करना कि बच्चों की लर्निंग जो है वो सही हो रही है या नहीं हो रही। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। अब नॉर्म रेफरेंस टेस्ट का प्राइमरी पर्पस क्या होता है, वैसे तो मैंने आपको कंपैरिजन बताया था यहाँ पर, फिर भी देखते हैं। टू प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट्स, टू मेजर स्टूडेंट मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक कंटेंट, टू रैंक स्टूडेंट्स इन रिलेशन टू देयर पीयर्स, या फिर टू असेस स्टूडेंट्स ओवरऑल ग्रोथ। तो मैंने आपको कंपेयर के बारे में बताया ही था, रैंक करना, ठीक है, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट पे चलेंगे,
Which term describes an assessment that measures the same thing consistently over time? ठीक है, तो यहाँ पर क्या टर्म बोला जाएगा कि अगर आप एक असेसमेंट लेते हो और वो एक ही चीज को लगातार सही तरीके से ऐसे ही मेजर कर रहा है, तो ये आपका क्या है, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑथेंटिक, डिफरेंशिएशन, रिलायबिलिटी। बार बार अगर आप एक ही टेस्ट को एडमिनिस्टर कर रहे हो तो भी आपके रिजल्ट सेम आने चाहिए, तभी वो विश्वसनीय कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका, इन असेसमेंट व्हाट डज द टर्म वैलिडिटी रेफर्स टू? तो वैधता का मतलब क्या है यहाँ पर? द कंसिस्टेंसी ऑफ असेसमेंट रिजल्ट्स, द फेयरनेस ऑफ एन असेसमेंट, द डिग्री टू व्हिच एन असेसमेंट मेजर्स व्हाट इट इज इंटेंडेड टू मेजर्स, या द यूज ऑफ नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। तो इसका आंसर होगा सी, के यहाँ पर किस हद तक एक असेसमेंट उसी चीज को मेजर कर रहा है जिस चीज को मेजर करने के लिए उसे बनाया गया है। नेक्स्ट है, What is the primary purpose of a portfolio assessment? Portfolio assessment का primary purpose क्या है? To calculate a student's final grade, to compare students to a normative group, to assess a student's overall development and growth, to rank teachers. तो देखो इसका सही आंसर है आपका सी। पोर्टफोलियो असेसमेंट बेसिकली होता है, हम बच्चे के किसी एक टेस्ट पे उसे एनालाइज ना करके हम उसका एक ओवर द टाइम उसने जो जो प्रोजेक्ट सबमिट की है, जो एक्टिविटीज की हैं, जो भी उसका काम वर्क है, हम उस सबको ध्यान में रखते हुए उसको असेसमेंट करते हैं, तो ये हो जाता है पोर्टफोलियो असेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विच असेसमेंट मेथड इन्वॉल्व्स स्टूडेंट सेटिंग देयर ओन लर्निंग गोल्स एंड इवैल्यूएटिंग देयर प्रोग्रेस। ठीक है, तो अब स्टूडेंट जो है अपनी ही लर्निंग को जो है वो चेक कर रहा है, अपनी प्रोग्रेस को देख रहा है। सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट, तो ये क्या है आपका सेल्फ असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर एन असेसमेंट दैट मेजर्स द स्टूडेंट्स नॉलेज एंड स्किल्स इन रिलेशन टू अ स्पेसिफिक सेट ऑफ क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो स्पेसिफिक सेट ऑफ क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट पे देखना है, ये वही क्वेश्चन आ गया है, तो आंसर क्या होगा इसका, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। सेट स्टैंडर्ड पहले से ही है आपके पास। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ डायग्नोस्टिक असेसमेंट? डायग्नोस्टिक असेसमेंट का प्राइमरी पर्पस क्या है? टू डिटरमाइन अ स्टूडेंट्स फाइनल ग्रेड, टू प्रोवाइड फीडबैक टू टीचर्स, टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, या टू रैंक स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। तो सी आंसर इसका होगा, टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर अ टाइप ऑफ असेसमेंट दैट मेजर्स अ स्टूडेंट्स एबिलिटी टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क और डेमोन्स्ट्रेट अ स्किल? तो किसी टास्क को परफॉर्म करना है या उस स्किल को डेमोन्स्ट्रेट करना है, उसको हम क्या टेस्ट कहेंगे? समेटिव असेसमेंट, परफॉर्मेंस असेसमेंट, नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट, पोर्टफोलियो असेसमेंट, तो ये परफॉर्मेंस असेसमेंट है। नेक्स्ट है आपका, असर्शन है असेसमेंट फॉर लर्निंग हेल्प्स टीचर्स टू प्लान द नेक्स्ट स्टेप्स इन टीचिंग। हाँ ठीक है, अगर हम असेसमेंट फॉर लर्निंग कर रहे हैं, यानी कि आप थ्रू जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुआ उसमें आप चेक करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप नेक्स्ट स्टेप जो है टीचिंग का यहाँ पर प्लान कर सकते हो सही से। इट फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग फीडबैक टू इंप्रूव स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। हाँ ये भी ठीक है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको लर्निंग डोमेन दिए हैं, यहाँ पर आपको क्वेश्चन एग्जांपल दिया है, आपको यहाँ पर मैच करना है। तो कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड यहाँ पर क्या होगा? आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, अप्रिशिएट द इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क, ड्रॉ अ मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अच्छा कॉग्निटिव डोमेन से फिर यही रिलेट हो रहा है कि आप फ्लावर्स के पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर पाए, अफेक्टिव डोमेन में आप टीम वर्क को अप्रिशिएट करें, और साइकोमोटर डोमेन में मैप को ड्रॉ करें। तो ये आपका ए के साथ 1 है, बी के साथ 2 है, सी के साथ 3 है, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, Which type of evaluation is conducted during the teaching learning process to monitor progress? तो आप प्रोग्रेस मॉनिटर कर रहे हैं, तो किस टाइप का इवैल्यूएशन यहाँ पर किया जाता है? डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव, समेटिव, प्लेसमेंट, तो ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है। नेक्स्ट है आपका, which of the following question types best assess साइकोमोटर स्किल? तो साइकोमोटर स्किल को कौन सबसे अच्छे से यहाँ पर असेस कर सकता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, परफॉर्मेंस बेस्ड शॉर्ट आंसर, परफॉर्मेंस बेस्ड टास्क। Question number 15, which type of questions is more suitable to assess the cognitive domain? उसमें भी अंडरस्टैंडिंग लेवल को आपको असेस करना है, तो कौन सा क्वेश्चन ज्यादा सही रहेगा? रिकॉल टाइप, कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस, परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चंस, ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट। देखो ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, परफॉर्मेंस में साइकोमोटर डोमेन चेक होगा, रिकॉल में सिर्फ आपकी मेमोरी चेक होगी, आपको अंडरस्टैंडिंग भी चेक करनी है यहाँ पर कि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया, तो ये कॉम्प्रीहेंसिव बेस्ड क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन हमारा, Summative assessment is conducted at the end of a learning unit. It helps in grading or promotion of students. तो summative assessment end में होता है, बिल्कुल सही है, ये grading और promotion के लिए यूज किया जाता है, ये भी सही है, तो यहाँ पर भी आंसर आएगा both A and R are true and R is the correct explanation. तो ये आपका मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन का टॉपिक था, उस पर से हमने कुछ MCQs भी किए। आई होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है।
अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा और अपना फीडबैक हमें अपने कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। और पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जितनी भी क्लासेस हम कर रहे हैं इसकी फ्री पीडीएफ अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है मेघा जायसवाल अचीवर्स और उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को टैप कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।